ब्रह्मांड के नियमों को समझने से पहले अंकित, मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन भौतिक राशियों को नापा कैसे जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बिना मापन के तो भौतिकी अधूरी है। हाँ, मतलब बिना सटीक मापन के भौतिकी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं तो एक समय ऐसा था जब हर शहर और देश में वजन और लंबाई नापने के अपने अपने तरीके थे। हाँ, वो बहुत अव्यवस्थित था। कोई हाथ की लंबाई से कपड़े नाप रहा था तो कोई पत्थरों से अनाज तौल रहा था। तो इस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए ही एक मानकीकृत प्रणाली की जरूरत पड़ी। और उसी मानकीकृत प्रणाली को आज हम SI यूनिट्स कहते हैं। जी। अब देखिए, अगर परीक्षा के नजरिए से बात करें तो लंबाई के लिए मीटर या द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड, ये बुनियादी सवाल अब परीक्षाओं में नहीं आते। हाँ, अब लेवल बढ़ गया है। बिल्कुल। परीक्षकों का ध्यान अब उन राशियों पर होता है जो थोड़ी विशेष हैं और अक्सर अहम भ्रम पैदा करती हैं। जैसे कि चश्मे का नंबर। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी की आंखों का नंबर -2 है या +1.5 है, लेकिन ये असल में है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये लेंस की क्षमता है और इसे नापने की जो विशेष इकाई है उसे डायोप्टर कहा जाता है। एकदम सटीक। इसी तरह विद्युत परिपथों में एक गुण होता है जिसे प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कहते हैं। अच्छा। इसकी इकाई हेनरी है। और अगर हम किसी तार में बिजली के प्रवाह को रोकने वाले गुण, मतलब जो प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी होती है, उसकी बात करें तो उसे ओम मीटर में मापा जाता है। ओम मीटर, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी। इसकी इकाई बेक्रेल है। अरे, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम बेक्रेल है, जो मशहूर वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूरेल के नाम पर रखा गया है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। ये याद रखना इसलिए भी आसान है क्योंकि उन्होंने ही इसकी खोज की थी। हाँ, नाम से ही जुड़ जाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ इकाइयां ही नहीं, बल्कि जिन यंत्रों से इन्हें मापा जाता है उनका डेटा भी परीक्षा के लिए एकदम हॉट टॉपिक रहता है। हाँ, वो तो है। जैसे कि अगर हमें इंसानी शरीर का तापमान नापना हो तो थर्मामीटर काम आता है, लेकिन अगर किसी विशाल औद्योगिक भट्टी का या फिर सीधे सूरज का तापमान नापना हो तो वहां क्या होगा? मतलब कोई भी साधारण थर्मामीटर तो वहां पिघल ही जाएगा। सही कहा। वहां जिस यंत्र का उपयोग होता है उसे पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर। अच्छा। हाँ, ये किसी वस्तु के बहुत करीब जाए बिना ही उसमें से निकलने वाले विकिरण या रेडिएशन को पढ़कर उसका तापमान बता देता है। अरे वाह। उच्च तापमान के लिए ये सबसे बेहतरीन यंत्र है। और प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए भी तो एक खास यंत्र होता है जिसे लक्स मीटर कहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मौसम विज्ञान से जुड़े यंत्रों में होता है। हाँ, एनेमोमीटर और हाइग्रोमीटर में। बिल्कुल, खासकर एनेमोमीटर और हाइग्रोमीटर के बीच। इसे कैसे याद रखें? देखिए, इसे स्पष्ट करने का एक बहुत ही तार्किक तरीका है। हाइग्रो शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका संबंध हमेशा नमी या पानी से होता है। अच्छा, हाइग्रो मतलब पानी? हाँ, तो हाइग्रोमीटर का काम है हवा में मौजूद नमी या आर्द्रता को मापना। वहीं दूसरी तरफ एनेमोमीटर का काम वायु की गति और शक्ति को मापना होता है। मतलब शब्दों के मूल को अगर समझ लिया जाए हाँ, तो ये भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बिल्कुल, रूट वर्ड पकड़ना होता है। ये तो हवा और प्रकाश की बात हुई, लेकिन उस तकनीक के बारे में क्या जो अंदर पानी के नीचे या इंसानी शरीर के अंदर देखने में मदद करती है? परीक्षाओं में अक्सर सोनार के बारे में बहुत पूछा जाता है। सोनार, जिसका पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, ये सच में एक अद्भुत तकनीक है। इस समुद्र की गहराई में छिपी वस्तुओं जैसे पनडुब्बी या डूबे हुए जहाज़ों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करता है। तो ये तरंगे काम कैसे करती हैं? ये तरंगे पानी में नीचे जाती हैं, किसी वस्तु से टकराती हैं और वापस लौटती हैं। लौटने में जो समय लगता है ना, हाँ, उस समय से गहराई और दूरी का एकदम सटीक पता चल जाता है। क्या बात है। और अगर इंसानी व्यवहार या शरीर के अंदर की बात करें, वहां कौन से यंत्र आते हैं? वहां 2 यंत्र बहुत चर्चित हैं। पहला है पॉलीग्राफ, जिसे हम आम भाषा में झूठ पकड़ने वाली मशीन कहते हैं। हाँ, फिल्मों में बहुत दिखता ही है। बिल्कुल। हालांकि ये सीधा झूठ नहीं पकड़ता, बल्कि ये शरीर की उन अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को मापता है जो तनाव में बदलती हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे दिल की धड़कन का तेज होना या हथेलियों पर पसीना आना। समझ गए। और दूसरा यंत्र है एंडोस्कोप। ये एक ऑप्टिकल यंत्र है जो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही पतली ट्यूब होती है जिसके जरिए डॉक्टर बिना कोई बड़ी सर्जरी किए पेट या आंतों के अंदर देख सकते हैं।
इस एंडोस्कोप के काम करने का तरीका प्रकाश के एक बहुत ही रोचक नियम पर आधारित है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अब जब हमने मापन के उपकरण और इकाइयां समझ ली हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रकृति इन मापदंडों पर कैसे बर्ताव करती है। सही कहा। तो आइए भौतिकी के कुछ बुनियादी नियमों की बात करते हैं। द्रवों के मामले में पास्कल का नियम बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, पास्कल का नियम कहता है कि संतुलन की स्थिति में किसी बंद द्रव पर अगर दबाव डाला जाए, मतलब किसी बंद बर्तन में रखा हुआ लिक्विड। बिल्कुल, उस पर अगर दबाव डाला जाए तो वह दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये कैसे संभव है कि हम पैर से ब्रेक पैडल पर एक हल्का सा दबाव डालते हैं और 2 टन की भारी भरकम कार अचानक रुक जाती है? इसके पीछे की कार्यप्रणाली क्या है? यही तो पास्कल के नियम की असली ताकत है। देखिए, द्रव या लिक्विड की एक खासियत होती है कि उसे दबाकर छोटा नहीं किया जा सकता। वो इनकम्प्रेसिबल होता है। हाँ, ठोस और द्रव दबते नहीं हैं। बिल्कुल। तो जब कार के छोटे से ब्रेक पैडल पर बल लगाया जाता है, तो वो बल एक पतली नली में भरे द्रव पर दबाव डालता है। ठीक है। चूंकि द्रव दब नहीं सकता, तो वो पूरा का पूरा दबाव बिना किसी नुकसान के पहियों के पास लगे बड़े सिलेंडरों तक पहुंच जाता है। वहां क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण वो हल्का सा दबाव एक बहुत बड़े और शक्तिशाली बल में बदल जाता है, जो कार के पहियों को जकड़ लेता है। अरे वाह, क्या कमाल का मैकेनिज्म है। गैसों के मामले में भी कुछ ऐसा ही नियम काम करता है ना, जिसे बॉयल का नियम या बॉयल्स लॉ कहते हैं। हाँ, गैसों का व्यवहार द्रवों से अलग होता है, क्योंकि गैसों को दबाया जा सकता है। बॉयल का नियम बताता है कि अगर तापमान को एक समान रखा जाए, तो गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम एक हवा से भरे गुब्बारे को चारों तरफ से दबाएं, तो उसके अंदर की हवा सिकुड़ जाएगी और गुब्बारे का आकार छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही। दबाव बढ़ाया तो आयतन कम हो गया। एकदम सीधा संबंध है। इसके बाद आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो परीक्षाओं में अक्सर वो तैरने और डूबने वाले सवालों का आधार बनता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्क्षेप या अपथ्रस्ट कहते हैं। अच्छा। ये बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के ठीक बराबर होता है। तो मतलब इसी वजह से हाँ, भारी लोहे का जहाज पानी पर इसलिए तैर पाता है क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि वो अपने वजन से ज्यादा पानी हटा देता है। जिससे उसे पर्याप्त ऊपर धकेलने वाला बल मिल जाता है। बिल्कुल। और अब आते हैं भौतिकी के उस नियम पर जो अक्सर छात्रों को उलझा देता है, हुक का नियम यानी हुक्स लॉ। किताबों में लिखा होता है कि प्रतिस्थापा सीमा के भीतर प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। हाँ, ये परिभाषा थोड़ी भारी है। वही तो रुको, इससे पहले कि हम इस भारी भरकम परिभाषा में उलझें, क्या इसे एक रबर बैंड की मदद से समझाया जा सकता है? जरूर। रबर बैंड इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जब एक रबर बैंड को खींचा जाता है तो वो खिंच जाता है और छोड़ने पर वापस अपने आकार में लौट आता है। हाँ, वो तो है। ये जो वापस लौटने का गुण है ना, यही उसकी प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर मैं उस रबर बैंड को पूरी ताकत से एक हद से ज्यादा खींच दूं, तो वो या तो टूट जाएगा या फिर हमेशा के लिए ढीला पड़ जाएगा। वो अपनी पुरानी स्थिति में कभी वापस नहीं आएगा। बस ठीक यही वो बिंदु है जिसे प्रत्यास्था सीमा या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अच्छा। हुक का नियम सिर्फ और सिर्फ इस टूटने या खराब होने वाली सीमा के भीतर ही काम करता है। अगर बल इतना ज्यादा हो कि वस्तु की प्रत्यास्था सीमा पार हो जाए, तो फिर प्रतिबल और विकृति का वो सीधा संबंध खत्म हो जाता है। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। तो नियमों की इस कड़ी में एक वर्ष ऐसा है जिसे विज्ञान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, 1687। हाँ, 1687। परीक्षाओं में अक्सर इस वर्ष से जुड़े सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। बिल्कुल। 1687 वो वर्ष है जब सर आइजैक न्यूटन ने अपनी महान पुस्तक प्रिंसिपिया दुनिया के सामने रखी थी। प्रिंसिपिया। हाँ, इस एक किताब ने भौतिकी की पूरी दिशा ही बदल दी। इसी में गति के वो 3 नियम दिए गए थे जो आज भी इंजीनियरिंग और विज्ञान का आधार हैं। इन तीनों नियमों की कार्यप्रणाली को समझना बहुत दिलचस्प है। जैसे प्रथम नियम, जिसे जड़त्व या इनर्शिया का नियम कहते हैं, जी, ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं। हाँ, बस वाला उदाहरण बहुत सटीक है। बस अचानक रुकती है तो हमारा शरीर आगे की तरफ क्यों गिरता है? क्योंकि शरीर अभी भी उसी गति में आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल। और द्वितीय नियम संवेग या मोमेंटम के बारे में है। इसे अक्सर F=ma के सूत्र से जाना जाता है। हाँ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही। ये बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जैसे जब एक क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। वो ऐसा क्यों करता है? ऐसा करके वह बल के प्रभाव का समय बढ़ा देता है, जिससे हाथों पर लगने वाला झटका कम हो जाता है। ओहो। और तृतीय नियम, जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एपिसोड, मेरा मतलब है इस डीप डाइव की शुरुआत में जो रॉकेट प्रक्षेपण का सवाल था, उसका जवाब यही है। बिल्कुल। रॉकेट का इंजन जब भारी मात्रा में गैसों को अत्यधिक दबाव के साथ नीचे की ओर छोड़ता है, हाँ, तो वो गैसें एक जबरदस्त प्रतिक्रिया बल पैदा करती हैं जो इतने भारी रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ अंतरिक्ष की ओर धकेल देता है। क्या बात है। और बंदूक से गोली चलाते समय कंधे पर पीछे की ओर जो झटका लगता है, वो भी इसी नियम का परिणाम है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे ये नियम किताबों से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कदम कदम पर लागू होते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प मिथ बनाम फैक्ट का सेक्शन है। हाँ, बताइए। अक्सर ये माना जाता है कि गर्म सूप इसलिए ज्यादा स्वादिष्ट लगता है क्योंकि ज्यादा तापमान से हमारी जीभ के स्वाद वाली कलियां, मतलब जो टेस्ट बड्स होते हैं, वो ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, भौतिकी इस पर एक बिल्कुल अलग और तार्किक नजरिया पेश करती है। जी हाँ, सूप के स्वादिष्ट लगने के पीछे जीव विज्ञान से ज्यादा भौतिक विज्ञान काम कर रहा है, और वो सिद्धांत है पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। तो ये पृष्ठ तनाव असल में है क्या? द्रव ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? देखिए, द्रव के भीतर मौजूद अणु या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। पानी या किसी भी द्रव की सबसे ऊपरी सतह पर जो अणु होते हैं, उन्हें नीचे वाले अणु अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे वो ऊपरी सतह एक खींची हुई रबर की झिल्ली की तरह बन जाती है। अच्छा, एक मेम्ब्रेन की तरह। हाँ, द्रव हमेशा ये कोशिश करता है कि वो कम से कम जगह घेरे। इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके अणु तेजी से भागने लगते हैं, उनके बीच का खिंचाव कमजोर पड़ जाता है और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब हम गर्म सूप पीते हैं तो कम पृष्ठ तनाव के कारण वो सुकड़कर एक जगह इकट्ठा नहीं रहता, बल्कि वो जीभ के पूरे क्षेत्रफल पर आसानी से और अच्छी तरह फैल जाता है। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। सूप जीभ के हर हिस्से में फैलकर सभी स्वाद कलिकाओं को छूता है, जिससे हमें बेहतर स्वाद का अनुभव होता है। ठंडे सूप का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, इसलिए वो सिकुड़ा रहता है और जीभ पर पूरी तरह फैल नहीं पाता। अरे वाह! और मुझे लगता है कि यही वो कारण है कि आसमान से गिरती बारिश की बूंदें हमेशा गोल होती हैं। हाँ, बिल्कुल यही कारण है। क्योंकि किसी भी दिए गए आयतन के लिए गोले या स्फीयर का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद खुद को सबसे कम जगह में समेटने की कोशिश करती है और गोल आकार ले लेती है। बहुत सही। और यही सिद्धांत शेविंग ब्रश पर भी लागू होता है। वो कैसे? पानी के अंदर ब्रश के बाल अलग अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाला जाता है, पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव काम करने लगता है। हाँ। और वो सिकुड़ने की कोशिश में ब्रश के बालों को एक साथ चिपका देता है। ये तो हम सबने देखा है। लेकिन पृष्ठ तनाव का सबसे हैरान करने वाला उपयोग तो बीमारियों की रोकथाम में है। वो मच्छर के लार्वा और मिट्टी के तेल वाला उदाहरण जो मैंने शुरुआत में पूछा था। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। मच्छरों के लार्वा पानी की सतह पर उसी खिंची हुई झिल्ली यानी पृष्ठ तनाव के सहारे लटके रहते हैं और सांस लेते हैं। अच्छा, वो पानी पर चलते हैं एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब ठहरे हुए पानी पर मिट्टी का तेल छिड़का जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव टूट जाता है, झिल्ली कमजोर हो जाती है और लार्वा का सहारा छिन जाने के कारण वे पानी में डूबकर खत्म हो जाते हैं। एकदम सही। सोचिए, एक ही भौतिक सिद्धांत और इसके कितने सारे अलग-अलग रूप हैं। सच में। अभी तक की चर्चा में हमने उन बलों और प्रभावों को देखा जिन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल अदृश्य है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते, और वो तरंगों के रूप में हमारे चारों तरफ मौजूद है। सही कहा। उस अदृश्य दुनिया को समझने के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या EM स्पेक्ट्रम को डिकोड करना बहुत जरूरी है।
ये परीक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर ये सवाल कि किस तरंग में कितनी ऊर्जा होती है। तो इसे याद रखने का क्या कोई आसान तरीका है? हाँ, इसका एक बहुत ही सख्त नियम है। तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ और ऊर्जा के बीच हमेशा उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध मतलब? तरंगदैर्ध्य का मतलब है एक लहर कितनी लंबी है। लहर जितनी लंबी होगी उसमें ऊर्जा और तीव्रता उतनी ही कम होगी। अच्छा। इसके विपरीत लहर जितनी छोटी होगी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। यह नियम पूरे स्पेक्ट्रम को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे मशीन और गाड़ी में बजने वाला रेडियो दोनों मूल रूप से एक ही चीज हैं। सिर्फ उनके कंपन और लहरों की लंबाई में फर्क है। बिल्कुल, सिर्फ वेवलेंथ का खेल है। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य के क्रम में देखें तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले आती हैं गामा किरणें। ठीक है। इनकी तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है, जिसका सीधा मतलब है कि इनमें ऊर्जा और पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन क्षमता सबसे ज्यादा है। इनकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। वही रेडियोधर्मिता वाले? हाँ, वही। और अपनी अत्यधिक ऊर्जा के कारण ही इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गामा किरणों के बाद नंबर आता है एक्स किरणों का, यानी एक्सरे। इनकी खोज की कहानी बहुत ही रोचक है। हाँ, रोंशन वाली कहानी। जी, विल्हेम रॉन्जन ने प्रयोगशाला में काम करते हुए गलती से इनकी खोज कर ली थी और सबसे पहला एक्सरे उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ का लिया था। आज चिकित्सा निदान और हड्डियों की जांच में इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। बिल्कुल। एक्स किरणों के बाद पराबैंगनी किरणें या यूवी किरणें आती हैं। अल्ट्रावायलेट। हाँ, इनकी खोज रिटर ने की थी। वैसे तो ओजोन परत हमें सूर्य की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है, लेकिन इनका एक बहुत ही व्यावहारिक उपयोग जल शोधन यानी पानी को साफ करने में होता है। हाँ, यूवी प्यूरिफायर तो आजकल हर घर में होते हैं। बिल्कुल। पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं का डीएनए नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल आम है। इसके बाद स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा हिस्सा आता है जो हमारी आंखों के लिए बना है, दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट। जी। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इसका तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर यानी बैंगनी रंग से शुरू होकर 700 नैनोमीटर यानी लाल रंग तक जाता है। यही वो प्रकाश है जो हमारी दुनिया को रंगीन बनाता है। और दृश्य प्रकाश से आगे बढ़ने पर अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड मिलती हैं। इनकी खोज हर्शल ने की थी। इंफ्रारेड का तो रोज इस्तेमाल होता है। हाँ, जब हम टीवी का रिमोट दबाते हैं तो चैनल बदलने के लिए जो अदृश्य किरणें निकलती हैं वे इंफ्रारेड ही होती हैं। इसके अलावा चिकित्सा में मांसपेशियों की सिकाई के लिए भी इनका प्रयोग होता है। और इसके बाद आती हैं सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव्स, जिनका उपयोग घरों में खाना गर्म करने वाले ओवन और रडार सिस्टम में होता है। सही। और स्पेक्ट्रम के सबसे अंत में आती हैं रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। मतलब ऊर्जा सबसे कम? बिल्कुल सही पकड़े। इनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, लेकिन अपनी लंबी लहरों के कारण ये बिना ऊर्जा खोए बहुत लंबी दूरी तय कर सकती हैं। ओहो, इसीलिए संचार में काम आती हैं। जी। मार्कोनी द्वारा खोजी गई इन तरंगों पर ही आज की पूरी संचार व्यवस्था, टीवी ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल नेटवर्क टिके हुए हैं। ये स्पेक्ट्रम अपने आप में बहुत तार्किक है, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर एक सवाल छात्रों को बहुत परेशान करता है, वो खोजकर्ताओं के नामों का मिलान करना या मैचिंग वाले सवाल। हाँ, वो मैचिंग क्वेश्चन। एक तरफ रॉन्चन, रिटर, मार्कोनी लिखे होते हैं और दूसरी तरफ किरणें। दबाव में अक्सर ये नाम आपस में उलझ जाते हैं। क्या इसका कोई उपाय है? देखिए, ऐसे सवालों को हल करने की सबसे अच्छी रणनीति एलिमिनेशन मेथड है। अच्छा, वो कैसे? परीक्षा में सारे नाम याद होना जरूरी नहीं है, बस कुछ पक्की जोड़ियां दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। जैसे रोंचन और एक्सरे की जोड़ी बहुत मशहूर है, मार्कोनी का नाम रेडियो तरंगों से मजबूती से जुड़ा है। अगर सिर्फ ये दो प्रमुख तथ्य याद हों तो विकल्पों को देखकर गलत जवाबों को आसानी से हटाया जा सकता है और सही उत्तर अपने आप सामने आ जाता है। यह एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। अब अदृश्य तरंगों की दुनिया से बाहर निकलकर दृश्य प्रकाश की तरफ चलते हैं। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स भौतिकी का वह हिस्सा है जो ये बताता है कि प्रकाश कैसे हमारी आंखों को धोखा देता है। प्रकाशिकी में 3 मुख्य घटनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं: अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए शुरुआत अपवर्तन से करते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, जैसे हवा से पानी में या हवा से कांच में,
तो वह अपनी सीधी दिशा से थोड़ा मुड़ जाता है। यही वो मुड़ना है जिसके कारण रात में आसमान के तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, है ना? बिल्कुल। तारों का प्रकाश जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग सघनता वाली परतों से गुजरता है तो वह बार बार मुड़ता है। इसी तरह पानी के गिलास में अगर एक पेंसिल डाल दी जाए तो वो टेढ़ी या टूटी हुई दिखाई देती है। ये सब अपवर्तन का ही खेल है। एकदम सही। और दूसरी घटना है प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद गैस के अणुओं और धूल के कणों से टकराता है तो वह विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। तो रंगों का क्या चक्कर है इसमें? इस नियम के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है वह ज्यादा बिखरता है। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसलिए वो आसमान में पूरी तरह फैल जाता है और हमें आकाश और समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन इसका विपरीत भी तो सच है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वह रास्ते में बिना ज्यादा बिखरे बहुत दूर तक सीधा चला जाता है। हाँ बिल्कुल। तो शायद यही कारण है कि खतरे के निशान या डेंजर सिग्नल हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि कोहरे या धुएं में भी लाल रंग दूर से ही आंखों तक पहुंच जाए। एकदम सटीक तर्क दिया आपने। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी यही नियम लागू होता है। अच्छा, वो कैसे? उस समय सूर्य क्षितिज के करीब होता है और प्रकाश को वायुमंडल में एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उस लंबी यात्रा में नीला रंग पूरी तरह बिखरकर खत्म हो जाता है और केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिससे आसमान लाल दिखाई देता है। बहुत ही शानदार। अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसे मैं आज का सबसे संभावित परीक्षा प्रश्न कहूंगी। हाँ बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या TIR। TIR प्रकाशिकी की एक बहुत ही खास घटना है। देखिए, जब प्रकाश किसी सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे हवा में जाने की कोशिश करता है, हाँ, लेकिन वो एक विशेष कोण जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं उससे ज्यादा पर सतह से टकराता है, तो प्रकाश बाहर निकलने के बजाय उसी सघन माध्यम में एक शीशे की तरह वापस लौट आता है। मतलब वो बाहर जा ही नहीं पाता। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में प्रकाश की ऊर्जा का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। इसके प्राकृतिक उदाहरण तो बहुत ही मनोरंजक है। जैसे हीरे को इस तरह से काटा जाता है कि उसके अंदर गया प्रकाश बार बार TIR का शिकार होता है और इसी वजह से हीरा इतनी तेज चमकता है। एकदम सही। और रेगिस्तान में गर्मियों में जो मृग मरीचिका या पानी होने का भ्रम दिखता है, वो भी गर्म हवा की परतों के बीच होने वाले TIR का ही नतीजा है। हाँ, और तकनीकी दुनिया में इसका सबसे बड़ा चमत्कार है ऑप्टिकल फाइबर। ओ हाँ, हमारे इस विश्लेषण की शुरुआत में जिस एंडोस्कोप का जिक्र हुआ था वो इसी फाइबर पर काम करता है। आज का हाई स्पीड इंटरनेट भी इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए दुनिया भर में दौड़ रहा है। मतलब ये जो इंटरनेट की स्पीड है वो सब प्रकाश की देन है। बिल्कुल। इन कांच के पतले तारों में प्रकाश डेटा के रूप में TIR के जरिए बिना अपनी ऊर्जा खोए हजारों किलोमीटर की यात्रा पलक झपकते ही कर रहता है। प्रकाशिकी में एक और हिस्सा है जहां छात्रों को हमेशा उलझन होती है, लेंस और दर्पण का उपयोग। खास तौर पर वाहनों में अवतल यानी कॉन्केव और उत्तल यानी कॉन्वेक्स का प्रयोग। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है। इन दोनों में अंतर करने का क्या कोई ऐसा दृश्य नियम है जो कभी भूले नहीं? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है। उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस या दर्पण हमेशा चीजों को छोटा करके ज्यादा बड़े इलाके को समेटने की कोशिश करता है। अच्छा, एरिया बढ़ाता है। हाँ, या दुनिया को दूर धकेलता है ताकि एक छोटे से फ्रेम में बहुत कुछ आ जाए। इसीलिए वाहनों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ताकि पीछे से आ रहे पूरे ट्रैफिक का एक विस्तृत नजारा ड्राइवर को छोटे से शीशे में दिख सके। समझ गई। और अवतल या कॉन्केव का व्यवहार इसके बिल्कुल उलट होता है। ये प्रकाश को गले लगाता है या समेटकर एक जगह फोकस करता है। बिल्कुल सही। तो जब हमें किसी चीज पर तेज प्रकाश डालना हो या किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखना हो तो अवतल का प्रयोग होता है। एकदम सही। इसलिए वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च या सर्च लाइट में अवतल दर्पण लगाया जाता है, ताकि प्रकाश फैलने के बजाय एक सीधी, तेज और दूर तक जाने वाली बीम बन सके। अब क्लियर हुआ। दाढ़ी बनाने वाले शीशे और दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों को बड़ा देखने के लिए भी
इसी दर्पण का उपयोग होता है। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। साइड मिरर का काम है ज्यादा हिस्सा दिखाना, इसलिए वहां कॉन्वेक्स, और हेडलाइट का काम है फोकस करना, इसलिए वहां कॉनकेव। ये सीधा PYQ फैक्ट है जो अब कभी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 150 डेसिबल का जेट अंतरिक्ष में उड़े तो मैं बता दूं कि एकदम सन्नाटा होगा। अरे वाकई 150 डेसिबल पर भी? हाँ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इसका कारण ये है कि ध्वनि कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो लहरों के रूप में चलती है, और इसे आगे बढ़ने के लिए कणों की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब एक कण दूसरे से टकराता है, फिर दूसरा तीसरे से, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है ना? बिल्कुल सटीक। लेकिन अंतरिक्ष तो एक निर्वात है, यानी वैक्यूम। वहां कोई हवा नहीं है, कोई कण नहीं है। जब टकराने के लिए कुछ है ही नहीं तो ऊर्जा आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो माध्यम नहीं तो ध्वनि नहीं। इसी बात से मुझे एक और बहुत बड़ा मिथक याद आ रहा है। बचपन से हमें बताया गया है कि चमगादड़ रात के घने अंधेरे में अपनी बहुत तेज आंखों से देखते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। वो देखने के लिए प्रकाश का नहीं बल्कि ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का, राइट? जी, जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। चमगादड़ इन्हें निकालते हैं, और जब ये किसी शिकार से टकराकर वापस लौटती हैं तो वो एक तरह का 3D नक्शा बना लेते हैं। वाओ, मतलब प्रकृति का अपना रडार सिस्टम। और हम इंसान इन्हें इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारी श्रव्य क्षमता केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। सही। और भले ही हम इन्हें सुन न सकें, पर मेडिकल साइंस में हम इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोनोग्राफी या ECG में इन्हीं अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग होता है। ये तो हुई आवृत्ति की बात। अगर हम ध्वनि की तीव्रता पर आएं तो इसे मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल होता है। हमारे स्रोतों में इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, अगर हम इसे क्रमानुसार देखें तो इंसान का सामान्य सांस लेना लगभग 10 डेसिबल होता है, और फुसफुसाहट 30 डेसिबल के करीब होती है। और जो सामान्य बातचीत हम और आप कर रहे हैं वो शायद 30 से 40 डेसिबल या थोड़ा बहस होने पर 60 डेसिबल तक जा सकती है। बिल्कुल। और अगर आप अस्पताल जैसी जगहों पर जाएं तो वहां शोर की अधिकतम सीमा 74 डेसिबल तय की गई है। इसके ऊपर जाएं तो मोटरसाइकिल 95 डेसिबल पर, और जेट विमान 140 से 150 डेसिबल तक पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ ध्वनि की गति को लेकर मुझे एक बात समझनी है। अगर मैं इसे एक खाली हाईवे पर गाड़ी चलाने बनाम भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से जोड़कर देखूं। हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है समझने के लिए। मतलब ठोस माध्यम एक खाली हाईवे है, द्रव में थोड़ा ट्रैफिक है, और गैस तो एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। तो ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलेगी। पर स्रोतों में एक सवाल है जो अक्सर छात्रों को फंसाता है। आप वो कांच और लोहे वाले सवाल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कांच और लोहे में ध्वनि किस में तेज चलेगी? क्योंकि लोहा तो ज्यादा भारी और मजबूत होता है। यहीं पर अक्सर गलती होती है। ध्वनि की गति केवल घनत्व पर नहीं बल्कि प्रत्यास्थता यानी स्टिफनेस पर भी निर्भर करती है। कांच आणविक स्तर पर लोहे से अधिक कठोर या स्टिफ होता है। ओह, मतलब अणु स्प्रिंग की तरह तेजी से वापस अपनी जगह आते हैं। एकदम सही। इसलिए सही क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे तेज कांच, फिर लोहा, उसके बाद द्रव के रूप में जल, और सबसे अंत में गैस यानी हाइड्रोजन। ये बहुत ही जरूरी तथ्य था परीक्षा के लिए। अच्छा, अभी हमने उन तरंगों की बात की जिन्हें माध्यम चाहिए, लेकिन कुछ तरंगे ऐसी भी हैं जिन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। आप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ जहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं वो है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का संबंध। जी, जिसे हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कहते हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, और उसकी भेदन शक्ति यानी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। अगर हम आवृत्ति के घटते क्रम में जाएं तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे ऊपर गामा किरणें आती हैं। इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके बाद एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, उसके बाद अवरक्त, फिर माइक्रो तरंगें, और अंत में रेडियो तरंगें। इनके खोजकर्ताओं से भी अक्सर सवाल आते हैं, जैसे गामा किरणों की खोज बेक्यूरेल ने की थी, है ना? हाँ, और एक्स किरणों की रॉन्टजन ने। एक्स किरणों का तो हम सब चिकित्सा में उपयोग जानते ही हैं। और पराबैंगनी यानी यूवी किरणों की खोज रिटर ने की थी। ये वही किरणें हैं जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं। बिल्कुल। और लगे हाथ छात्रों को ये भी याद दिला दूं कि इकाइयों के सवाल भी बहुत आते हैं।
जैसे लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है और दाब को पास्कल में। एकदम टू द पॉइंट। अब जब हम नापने की बात कर ही रहे हैं तो इन भौतिक राशियों को मापने के लिए वैज्ञानिक यंत्रों की चर्चा भी कर लेते हैं। जी, यंत्रों से जुड़े सवाल हर परीक्षा का अहम हिस्सा होते हैं। और इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर के बीच होता है। नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। इसे कैसे याद रखें? इसे जड़ शब्दों से याद रखना सबसे आसान है। हाइड्रो का अर्थ है जल या द्रव, तो हाइड्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापता है। मतलब वो कितना भारी है। और हाइग्रोमीटर हाइग्रो का मतलब होता है नमी, इसलिए हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी को मापता है। हाइड्रो माने द्रव और हाइग्रो माने नमी। बहुत बढ़िया। अच्छा, पायरोमीटर का क्या काम है? पायरोमीटर बहुत उच्च तापमान मापने के काम आता है, जैसे सूर्य का तापमान। और अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापता है। एनीमोमीटर का काम पवन का वेग और शक्ति मापना है। सही? एकदम सही। इसके अलावा सौर विकिरण मापने के लिए ट्यूयोमीटर, वर्षा मापने के लिए यूडोमीटर या रेन गेज और समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल होता है। यंत्रों से मुझे ऊर्जा रूपांतरण याद आ रहा है। जैसे डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और इसके ठीक विपरीत विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। और फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल देते हैं। ये मशीनें हमारा जीवन कितना आसान बनाती हैं। और मशीनों की बात हो तो उत्तोलक यानी लिवर्स को कैसे भूल सकते हैं? उत्तोलक तो सरल मशीनों का सबसे बुनियादी रूप है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वो है जिसमें आलंब यानी फलक्रम बीच में होता है, जैसे कैंची, प्लास या हैंड पंप। हाँ, और शीसॉ झूला भी इसी का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में आ जाता है, मतलब सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी इसी में आएगी। बिल्कुल। और तृतीय श्रेणी में हमारा बल यानी आयाम बीच में होता है। इसका सबसे आम उदाहरण है चिमटा। एक बात बताइए, क्या हमारा अपना हाथ भी एक मशीन की तरह काम करता है? जी हाँ, मानव शरीर की यांत्रिकी भी इन्हीं नियमों पर चलती है। हमारा हाथ तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। अब अगर हम भौतिकी के इन सिद्धांतों को पर्यावरण से जोड़ें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट सामने आता है, एल्बिडो प्रभाव का। एल्बिडो का मतलब है कि कोई सतह सूर्य के प्रकाश को कितना परावर्तित कर रही है, और इसमें ताजी बर्फ का डेटा सबसे अहम है। स्रोत कहता है कि ताजी बर्फ से ढकी भूमि 70 से 90% तक प्रकाश को वापस भेज देती है। हाँ, और ये पृथ्वी का तापमान संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मीथेन जैसी गैसें इस संतुलन को बिगाड़ रही हैं। शुरुआत में मैंने धान के खेत और दीमक की बाम्बी का जिक्र किया था। जी, और जुगाली करने वाले पशु भी। ये तीनों ही मीथेन गैस के बहुत बड़े प्राकृतिक स्रोत हैं। और मीथेन एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। और अगर हम मानव निर्मित प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषकों को प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा गया है। प्राथमिक प्रदूषक वो है जो सीधे स्रोतों से निकलते हैं, जैसे डीडीटी, प्लास्टिक या कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, मेरी नज़र में द्वितीयक प्रदूषक ज्यादा खतरनाक हैं, जैसे PAN यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बिल्कुल। PAN प्राथमिक प्रदूषकों के सूरज की रोशनी में प्रतिक्रिया करने से बनता है। और शहरों में स्मॉग के दौरान आंखों में जो भयंकर जलन होती है वो इसी के कारण है। प्रदूषण और स्वास्थ्य की बात हो ही रही है तो करंट अफेयर्स का एक अपडेट भी दे देते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर R21/मैट्रिक्स-M नाम का मलेरिया का टीका बनाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही बजट में डे केयर कैंसर सेंटर की घोषणा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कीमोथेरेपी के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सुबह आइए, इलाज कराइए और शाम तक घर। ये तो बहुत बड़ी राहत है। UPPCS परीक्षा के पिछले 10 वर्षों के भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं जिन्हें हम PYQ कहते हैं, उन्हें पूरी तरह से डिकोड करना। मतलब हम सिर्फ रटने के लिए तथ्यों की कोई लिस्ट नहीं पकड़ाएंगे, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे। और ये अप्रोच सबसे सही है, क्योंकि ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह एक स्टेप बाय स्टेप तथ्यात्मक विश्लेषण है। पिछले 10 वर्षों के PYQ पैटर्न का विश्लेषण साफ बताता है कि इस वर्णमाला से हर साल 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से आते ही आते हैं। मतलब ये वो एरिया है जहां गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, फ्री के नंबर होते हैं ये।
तो चलिए फिर उस लिस्ट को डिकोड करते हैं जो बार बार पूछी जाती है। जैसे बल यानी फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है। लेकिन मुझे जो एक चीज हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करती है वो है कार्य यानी वर्क और ऊर्जा यानी एनर्जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन दोनों की ही इकाई जूल है। मतलब ऐसा क्यों? दो अलग अलग चीजों की एक ही इकाई कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। और असल में भौतिकी की नज़र में कार्य और ऊर्जा कोई दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। ये बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता है। जब आप कोई भारी बक्सा धकेलते हैं यानी आप कार्य करते हैं, तो आप वास्तव में अपनी ऊर्जा उस बक्से में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। समझ रहा हूँ। चूंकि कार्य केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में जाना ही तो है, इसलिए दोनों को मापने का पैमाना एक ही होना चाहिए, और वो पैमाना जूल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मतलब कार्य ही ऊर्जा का प्रवाह है। बिल्कुल। इसी तरह शक्ति या पावर की इकाई वॉट है। तो क्या शक्ति का मतलब ये है कि हम कितनी तेजी से वो कार्य कर रहे हैं? एकदम सही पकड़े हैं आप कितनी तेजी से ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वही पावर है। यानी 1 जूल प्रति सेकंड को ही हम 1 वॉट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दबाव या प्रेशर को पास्कल में मापा जाता है। और अगर हम अदृश्य दुनिया की बात करें यानी बिजली की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, तो विद्युत धारा यानी करंट को एम्पियर में नापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है। इन इकाइयों को उंगलियों पर याद रखना एकदम बुनियादी है। अब जब हमारे पास मापने के औजार आ गए हैं, तो हम भौतिकी के सबसे भारी भरकम और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ सकते हैं। आप मैकेनिक्स की बात कर रही हैं? बिल्कुल, यांत्रिकी या मैकेनिक्स। ये विज्ञान की वो शाखा है जहां हम गति, बल और द्रव्यमान के खेल को समझते हैं। यांत्रिकी में एक आंकड़ा है जो हर जगह सामने आता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसे हम छोटा जी कहते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यही। लेकिन एक छात्र के रूप में ये नंबर सिर्फ एक रटा हुआ तथ्य सा लगता है। असल जीवन में इसका फील क्या है? मतलब इसका क्या अर्थ है? चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु किसी ऊंची इमारत से नीचे गिर रही है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का सीधा सा अर्थ है कि हवा में बिताए गए हर एक सेकेंड के साथ उस वस्तु की नीचे गिरने की स्पीड में लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड का इजाफा हो जाता है। मतलब स्पीड बढ़ती जाती है। हाँ, पहले सेकेंड में वह 10 की स्पीड पर है, दूसरे सेकेंड में 20, तीसरे में 30। गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार और ज्यादा तेजी से नीचे खींच रहा है। यही तो त्वरण है। अच्छा, अब दिमाग की बत्ती जली। मतलब गति लगातार बढ़ती जा रही है, और जाहिर है गति के साथ ही ऊर्जा भी आती है। बिल्कुल। सूत्रों की बात करें तो संवेग, जिसे मोमेंटम कहते हैं, वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, यानी mv। और ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सूत्र mgh है, ये किसी वस्तु की ऊंचाई या स्थिति के कारण होती है। और आपको पता है, इसी गुरुत्वाकर्षण और गति के बीच एक बहुत ही रोमांचक युद्ध होता है, जिसे विज्ञान में एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहा जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। पृथ्वी के लिए यह आंकड़ा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। रुकिए, 11.2 किलोमीटर, वो भी प्रति सेकंड? हाँ, प्रति सेकंड। ये तो मतलब ध्वनि की गति से भी कई गुना ज्यादा है। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या ये वो न्यूनतम स्पीड है जो किसी रॉकेट को पृथ्वी के खिंचाव से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए चाहिए? आपने बिल्कुल सटीक बात पकड़ी। देखिए, हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह हर चीज को अपनी ओर खींचती है। अगर आप एक गेंद हवा में उछालते हैं तो वो वापस नीचे आती है, क्योंकि उसके पास पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा नहीं थी। लेकिन अगर आप उसी गेंद को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की बेतहाशा तेज गति से अंतरिक्ष की तरफ फेंक दें, तो गेंद की बाहर जाने की ऊर्जा पृथ्वी के अंदर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाएगी। फिर वो गेंद कभी वापस नहीं आएगी। वाह, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। अब जब मैकेनिक्स की बात हो रही है और हम न्यूटन के नियमों की चर्चा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। न्यूटन के बिना तो फिजिक्स ही अधूरी है। तो चलिए उसी बस वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं जो हमने बिल्कुल शुरुआत में लिया था।
इसे एक मिथक बनाम तथ्य यानी मिथ वर्सेस फैक्ट सेक्शन की तरह लेते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि जब बस अचानक रुकती है तो शायद ब्रेक का कोई उल्टा धक्का होता है जो हमें आगे की तरफ फेंकता है। और ये एक बहुत ही क्लासिक मिथक है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बैठा होता है। सच्चाई तो ये है कि वहां कोई धक्का है ही नहीं। कोई धक्का नहीं है। नहीं, भौतिकी में ऐसा कोई अदृश्य हाथ नहीं है जो आपको आगे धकेल रहा हो। और यही न्यूटन का पहला नियम है, जिसे हम जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। नियम सीधा सा है, जो वस्तु चल रही है वो चलती रहना चाहती है, और जो रुकी है वो रुकी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। अच्छा, तो मतलब जब बस 60 की स्पीड पर चल रही थी तो मेरा शरीर भी बस के साथ 60 की स्पीड पर हवा में तैर रहा था। बिल्कुल। फिर बस के टायरों पे ब्रेक लगा तो बस रुक गई, लेकिन मेरे शरीर पर तो कोई ब्रेक नहीं लगा ना। एग्जैक्टली। आपके शरीर को बस के रुकने का संदेश मिला ही नहीं। आपका शरीर अभी भी उसी 60 की स्पीड से आगे की दिशा में जाना चाहता है, इसलिए आप आगे की तरफ गिरते हैं। धक्का बस ने नहीं दिया, बल्कि आपकी अपनी ही गति ने दिया है। जड़त्व का ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही शानदार है। एकदम साफ हो गया। और न्यूटन का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन का नियम। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तो सबसे मशहूर नियम है। लेकिन यहां मुझे हमेशा एक डाउट रहा है, अगर हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो मान लीजिए एक घोड़ा गाड़ी खींच रहा है। ठीक है। घोड़ा गाड़ी को आगे खींचता है तो नियम के अनुसार गाड़ी घोड़े को उतनी ही ताकत से पीछे की तरफ खींचती है। हाँ, बिल्कुल खींचेगी। तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल करके शून्य क्यों नहीं कर देते? वो गाड़ी आगे कैसे बढ़ जाती है? ये भौतिकी का एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि दोनों बल एक ही चीज पर लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। नहीं, बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। देखिए, घोड़ा गाड़ी को खींचता है और गाड़ी घोड़े को। ये दोनों बल आपस में कट सकते थे, लेकिन जो गति पैदा करने वाला बल है वो कहीं और से आता है। अच्छा, तो वो गति फिर आती कहाँ से है? वो जमीन से आती है। जमीन। हाँ, घोड़ा अपने खुरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है। ये क्रिया है। अब प्रतिक्रिया में जमीन घोड़े को आगे की तरफ धकेलती है। चूंकि जमीन इतनी भारी है कि वो पीछे खिसकती नहीं, लेकिन घोड़ा तो हल्का है ना, इसलिए जमीन द्वारा दिया गया बल घोड़े को और उससे जुड़ी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। क्या बात है, बल अलग अलग वस्तुओं पर काम कर रहे हैं। ये है इसका असली रहस्य। ये समझना परीक्षा के जो एनालिटिकल सवाल होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यांत्रिकी में हमने वस्तुओं की भारी भरकम गति को समझ लिया, लेकिन ऊर्जा सिर्फ इन बड़ी चीजों को नहीं चलाती। ऊर्जा तो ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के रूप में भी यात्रा करती है। हाँ, और यांत्रिकी से ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाना एक बहुत ही स्वाभाविक कदम है। जब बड़ी वस्तुएं हिलती हैं तो वो यांत्रिकी है, लेकिन जब छोटी वस्तुएं हिलती हैं? हाँ, जब किसी वस्तु के अंदर मौजूद अरबों खरबों छोटे छोटे परमाणु और अणु अपनी ही जगह पर बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उस कंपन को ही हम ऊष्मा या गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। तो ऊष्मा कुछ और नहीं, बस माइक्रो लेवल पर गति ही है। ऊष्मा के ट्रांसफर के 3 मुख्य तरीके हैं जिन पर पीवाईक्यू में बार बार सवाल आते हैं। चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन और विकिरण यानी रेडिएशन। इन्हें समझना बहुत आसान है। चालन ठोस पदार्थों में होता है। जैसे अगर आप लोहे की छड़ का एक सिरा आग में रखें तो गर्मी दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। क्योंकि अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, बस वो अपने बगल वाले अणु को हिलाकर ऊर्जा पास कर देते हैं। बिल्कुल सही। और संवहन तरल और गैसों में होता है, जहां अणु खुद ऊष्मा लेकर ऊपर की तरफ उठते हैं, जैसे उबलता हुआ पानी। और यहाँ एक डेटा हाईलाइट की बात करना बहुत जरूरी है। तापमान की SI इकाई केल्विन है, लेकिन एक आंकड़ा है परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो, जो 0 केल्विन होता है। ये 0 केल्विन असल में कितना ठंडा होता है? ये लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसका असली महत्व किसी संख्या में नहीं, बल्कि भौतिकी में है। वो कैसे? हमने अभी बात की ना कि ऊष्मा अणुओं का कंपन है। 0 केल्विन पूरे ब्रह्मांड का वो सैद्धांतिक तापमान है जहां ये कंपन भी पूरी तरह से रुक जाता है। अच्छा, मतलब अणु एकदम फ्रीज हो जाते हैं? हाँ, अणु बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। इससे ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गति तो 0 से कम हो ही नहीं सकती ना। ये बहुत ही रोचक है। और अगर हम ऊष्मा के सुचालकों की बात करें तो चांदी यानी सिल्वर
ऊष्मा का सबसे बेहतरीन सुचालक माना जाता है। बिल्कुल, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। ऊष्मा के ट्रांसफर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ अक्सर पेपर्स में देखा गया है कि ऊष्मा स्थानांतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है। और उसका उत्तर है विकिरण यानी रेडिएशन। देखिए, चालन और संवहन को ऊर्जा आगे बढ़ाने के लिए कणों की या किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण को कोई माध्यम चाहिए ही नहीं। तो विकिरण एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है जिसे पटरियों की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में यात्रा करता है। यह शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है। यही कारण है कि सूर्य की भयंकर गर्मी अंतरिक्ष के उस विशाल वैक्यूम को पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है, जहां कोई हवा नहीं है, कोई कण नहीं है। अब जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर ही रहे हैं, तो सीधे प्रकाश या ऑप्टिक्स पर आते हैं। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। हाँ, और प्रकाश वाले चैप्टर में दर्पण यानी मिरर से जुड़े सवाल बहुत आते हैं। दर्पण के सवाल हमेशा उनके उपयोग पर आधारित होते हैं, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण। और परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा सवाल बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताइए। सवाल है कि गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, और इसका उत्तर है उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण। इसके पीछे का कारण मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ। उत्तल दर्पण बाहर की तरफ थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो ये उभरा हुआ आकार पीछे के एक बहुत बड़े और चौड़े दृश्य को सिकोड़कर एक छोटे से शीशे में फिट कर देता है ना? बिल्कुल। पूरी सड़क और एक साथ कई गाड़ियां दिख जाएं। आपने बिल्कुल सही तंत्र पकड़ा है। ये चीजों को छोटा करके एक बड़ा फील्ड ऑफ व्यू देता है, और इसके ठीक उलट डेंटिस्ट या शेविंग करने वाले लोग अवतल यानी कॉन्केव दर्पण का उपयोग करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जो चीजों को करीब से देखने पर आवर्धित कर देता है, यानी बड़ा और स्पष्ट करके दिखाता है। सही कहा। एक और कॉन्सेप्ट है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जब हम पानी के ग्लास में एक पेंसिल डालते हैं तो वो टूटी हुई या मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? यह अपवर्तन का सबसे बेहतरीन और आम उदाहरण है। असल में होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, मान लीजिए हवा से, दूसरे माध्यम यानी पानी में प्रवेश करता है, तो पानी का घनत्व हवा से अलग होने के कारण प्रकाश की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। अच्छा, स्पीड कम हो जाती है। हाँ, और गति में इसी बदलाव के कारण प्रकाश की किरण अपनी दिशा से थोड़ी मुड़ जाती है। इसी मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। और हाँ, याद रखने वाला एक और तथ्य है कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। बहुत बढ़िया। ऊष्मा और प्रकाश के बाद ऊर्जा का एक और रूप है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ध्वनि यानी साउंड। प्रकाश और ध्वनि में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर इनकी प्रकृति का है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो बिना माध्यम के भी यात्रा कर सकती है, लेकिन ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब इसे माध्यम चाहिए। हाँ, ध्वनि वास्तव में कणों का एक दूसरे से टकराना है। अगर कोई कण ही नहीं होंगे तो ध्वनि भी नहीं होगी। इसीलिए ध्वनि अंतरिक्ष के निर्वात में यानी वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। और परीक्षाओं में ध्वनि की गति की तुलना बहुत पूछी जाती है। मुझे हमेशा लगता था कि ध्वनि हवा में सबसे तेज चलती होगी, क्योंकि हवा में कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन तथ्य कहते हैं कि ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तेज चलती है। ऐसा क्यों भाई? इसे ऐसे समझिए, हमने कहा ना कि ध्वनि कणों की टक्कर है। अब हवा में कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए एक कण को दूसरे से टकराने में थोड़ा सा समय लगता है। पानी में कण थोड़े पास होते हैं तो ध्वनि तेज हो जाती है। लेकिन ठोस पदार्थों में जैसे स्टील या लोहे में कण बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल पास पास रखी डोमिनोज की तरह। आप एक को हल्का सा धक्का दो और ऊर्जा पलक झपकते ही आखिरी डोमिनो तक पहुंच जाती है। अरे वाह, ये डोमिनोज वाला उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है। इसीलिए ध्वनि ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है। और हाँ, जो गूंज या इको हम सुनते हैं ना, वो ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण होती है, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस हमारे कानों तक आती है। ये बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है। अब ऊर्जा के उन रूपों को समझने के बाद जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन अदृश्य ताकतों की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पूरे आधुनिक जीवन को चला रही हैं। विद्युत और चुंबकत्व। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। विद्युत वाले खंड का वेटेज हर परीक्षा में बहुत ज्यादा होता है। इसमें ओम का नियम बहुत बुनियादी है। V = IR,
जहां V वोल्टेज है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। और इलेक्ट्रिक पावर को P = VI से मापा जाता है। अगर हम मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन की बात करें तो इस खंड से वो क्या हो सकता है? परीक्षाओं का जो सबसे पसंदीदा एरिया है वो है सर्किट आधारित कॉन्सेप्ट। छात्रों को ये समझना ही होगा कि सीरीज सर्किट में विद्युत धारा यानी करंट हमेशा समान रहती है, जबकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज समान रहता है। इसे असल जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं? हमारे घरों में कौन सा सर्किट इस्तेमाल होता है? हमारे घरों की पूरी वायरिंग पैरेलल में की जाती है और इसका एक बहुत ही लॉजिकल कारण है। क्या कारण है? अगर हम घरों के सारे उपकरणों को सीरीज में जोड़ दें तो पुराने जमाने की जो दिवाली की झालर होती थी ना, वैसा हाल होगा। अच्छा, वो जिसमें एक बल्ब खराब तो पूरी झालर बंद? बिल्कुल। अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरा सर्किट टूट जाएगा और घर के सारे उपकरण बंद हो जाएंगे। पैरेलल में क्या होता है, हर कमरे, हर पंखे, हर टीवी को अपना अलग रास्ता और समान वोल्टेज मिलता है। अगर एक टीवी खराब भी हो जाए तो फ्रिज अपना चलता रहेगा। इसी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प सवाल है जो मैंने कई PYQ पेपर्स में देखा है। फ्यूज के तार का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। लॉजिक तो ये कहता है कि एक अच्छी तार वो होनी चाहिए जो कभी ना पिघले। फिर परीक्षाओं में ये क्यों पूछा जाता है कि फ्यूज तार हमेशा कम गलनांक वाला होना चाहिए? क्या हम जानबूझकर एक कमजोर तार लगा रहे हैं? हाँ, हम जानबूझकर एक कमजोर तार लगा रहे हैं और यही तो सुरक्षा की इंजीनियरिंग है। इसे एक बलि के बकरे की तरह समझिए। बलि का बकरा? वो कैसे? देखिए, जब सर्किट में अचानक वोल्टेज बढ़ता है तो बहुत भारी मात्रा में विद्युत धारा बहने लगती है। जब ये भारी धारा उस पतले फ्यूज तार से गुजरती है तो प्रतिरोध के कारण भयंकर घर्षण और ऊष्मा पैदा होती है। चूंकि उसका गलनांक बहुत कम होता है, वो तार तुरंत पिघलकर टूट जाता है। हाँ, मतलब वो खुद जल जाता है ताकि उस भारी करंट के कारण आगे लगा हुआ लाखों का टीवी या फ्रिज ना जल जाए। सर्किट बीच में ही टूट जाता है। बिल्कुल, कमाल का विज्ञान है ना? बहुत ही शानदार। अब चुंबकत्व पर आते हैं। इसके नियम सरल हैं लेकिन बहुत प्रभावी हैं। समान ध्रुव जैसे नॉर्थ और नॉर्थ हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। और विपरीत ध्रुव जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी पृथ्वी खुद एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है। अरे खतरनाक सौर तूफानों से हमारे वायुमंडल को बचाता है। सच में? इसके अलावा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बार बार आता है कि विद्युत और चुंबकत्व अलग अलग नहीं है। जब भी किसी तार से विद्युत धारा गुजरती है तो वो तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब तक तो हमने तारों और सर्किटों और बड़े भौतिक नियमों की बात की, लेकिन अगर हम इन सब चीजों के भी अंदर झांकें, एकदम सब एटॉमिक या उपपरमाणु स्तर पर, यहीं से हम आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स में प्रवेश करते हैं। हाँ, परमाणु ब्रह्मांड की बुनियादी ईंटें हैं और इनके अंदर भी मूलभूत कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन पर सकारात्मक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। एक मिनट, अगर मैं चुंबकत्व के नियमों को यहाँ लागू करूं, हमने कहा समान चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं। हाँ। और परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में बहुत सारे सकारात्मक प्रोटॉन एक साथ पैक होते हैं, तो वे एक दूसरे को इतनी जोर से धक्का क्यों नहीं देते कि परमाणु ही फट जाए? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है और सच बताऊं तो इसी पहेली ने शुरुआत में वैज्ञानिकों को भी परेशान किया था। इसका उत्तर है एक और बल, जिसे मजबूत परमाणु बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अच्छा। यह बल इतनी शक्तिशाली गोंद की तरह काम करता है कि यह समान चार्ज वाले प्रोटॉन को भी जबरदस्ती एक साथ बांध कर रखता है। अद्भुत। इस आधुनिक भौतिकी वाले खंड में PYQ ट्रेंड मुख्य रूप से वैज्ञानिकों और उनकी खोजों का मिलान करने पर होता है, जिसे मैच द फॉलोइंग कहते हैं। हाँ, जैसे रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। इसकी खोज का श्रेय हेनरी बेकेरेल को जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये खोज एक दुर्घटना थी। मतलब बेकेरेल ने गलती से कुछ यूरेनियम के पत्थरों को फोटोग्राफिक प्लेटों के साथ एक अंधेरी दराज में छोड़ दिया था। जब उन्होंने प्लेटें निकाली तो उन पर एक रहस्यमयी ऊर्जा के निशान थे। बिल्कुल सही कहानी है। विज्ञान में कई बार दुर्घटनाएं ही बड़े आविष्कार कर देती हैं। इसी तरह एक्सरे की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की थी। ये नाम और खोजें
परीक्षा के लिए छात्रों को एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। आधुनिक भौतिकी से जुड़ा एक और रिपीट जोन है तरंग और स्पेक्ट्रम। इसे हम एक रेडियो के डायल की तरह समझ सकते हैं, जहां अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग चैनल बजते हैं। और परीक्षा में इन तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के अनुसार सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में सजाने के लिए कहा जाता है। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की होती है, जो इतनी लंबी होती हैं कि इमारतों और पहाड़ों को भी पार कर जाती हैं। हाँ, और स्पेक्ट्रम के एकदम दूसरे छोर पर गामा किरणें होती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है लेकिन ऊर्जा सबसे घातक होती है। बिल्कुल। इन दोनों के बीच में इंफ्रारेड तरंगें आती हैं जो ऊष्मा से जुड़ी होती हैं। आग से जो गर्माहट हमें मिलती है वो इंफ्रारेड ही तो है। सही कहा। फिर पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो इंसान की त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं और जिनसे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। अब इस लंबे और विस्तृत चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते, जिसे हम दैनिक विज्ञान या एवरीडे साइंस कह सकते हैं। भौतिकी सिर्फ लैब में नहीं है, हमारे सामने हो रही है। वो शुरुआत का सवाल, आसमान नीला क्यों है? इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्ण, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। सूर्य के सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। वायुमंडल में गैस के कण होते हैं। अब नीले रंग की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, इसलिए वो वायुमंडल के कणों से टकराकर सबसे ज्यादा बिखर जाता है और यही बिखरा हुआ नीला रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। और बारिश के बाद दिखने वाला इंद्रधनुष, वो प्रकाश के फैलाव या विक्षेपण का कमाल है। हवा में लटकी हुई छोटी छोटी बूंदें एक प्राकृतिक प्रिज्म का काम करती हैं और सफेद रोशनी को 7 रंगों में तोड़ देती हैं। एक और बहुत ही सामान्य घटना है तैरना। भारी भरकम लोहे के जहाज पानी में कैसे तैर लेते हैं, जबकि एक छोटी सी सुई तुरंत डूब जाती है? ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बिल्कुल। कोई भी वस्तु तभी तैरती है जब वह पानी में जाने पर अपने खुद के वजन के बराबर पानी को वहां से हटा पाती है। जहाज की बनावटी ऐसी होती है कि वो बहुत सारा पानी हटा देता है। और अंत में दबाव का नियम। दबाव का सूत्र है बल को क्षेत्रफल से भाग देना। इसका मतलब है कि जब क्षेत्रफल घटता है तो दबाव अपने आप बढ़ जाता है। इसीलिए एक सुई आसानी से त्वचा में चुभ जाती है, क्योंकि उसका आगे का सिरा इतना कम होता है कि थोड़ा सा भी बल लगाने पर वो भयंकर दबाव पैदा करती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में बहुत खूबी से जुड़े हुए हैं। अब समय है एक रैपिड रिवीजन समरी का। चलिए पूरी चर्चा को एक सांस में समेटते हैं। हाँ बिल्कुल, श्रोताओं के लिए ये बहुत काम आएगा। याद रखिए, रिबल न्यूटन है, ऊर्जा जूल है। बस रुकने पर आगे गिरना न्यूटन का पहला नियम यानी जड़त्व है। गुरुत्वाकर्षण को हराने के लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चाहिए। ऊष्मा में रेडिएशन सबसे तेज है क्योंकि इसे माध्यम नहीं चाहिए। ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे तेज होती है। गाड़ियों के रियर व्यू में उत्तल दर्पण लगता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज समान रहता है। फ्यूज तार जानबूझकर कम गलनांक वाला लगाया जाता है। स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे सबसे लंबी हैं और आसमान का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला है। वाओ, ये एक बहुत ही जबरदस्त और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सेशन था।